पिछले दिनों कमला विद्या मंदिर स्कूल का वार्षिक उत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मदर टेरेसा हाई सेकेंडरी स्कूल के समस्त स्टाफ व कक्षा 12वीं के छात्रों के धमाकेदार स्वागत के साथ तथा सरस्वती पूजन कर की गई। विद्यालय के छात्रों ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर अतिथि के रूप में मंडी थाना नागदा सब इंस्पेक्टर योगिता उपाध्याय, वैश्य महासभा के जिलाध्यक्ष बसंत मालपानी, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नागदा के जन शिक्षक अशोक परमार, शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के जन शिक्षक नरेंद्र रघुवंशी, मुन्ना लाला, वार्ड क्रमांक 9 के पार्षद व नगरपालिका नागदा की सभापति बबीता रघुवंशी, नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि ओपी गहलोत, नगरपालिका उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र शर्मा आदि उपस्थित थे। अतिथियों द्वारा बच्चों को उद्बोधन दिया गया। साथ ही एसआई योगिता उपाध्याय की कर्तव्य निष्ठा और उनकी काम के प्रति उत्साह एवं नागदा को सेवा देने के लिए विद्यालय परिवार द्वारा प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर आभार व्यक्त किया गया। इस अवसर पर प्राचार्य अकलीम शेख, महक शेख, नबीहा शेख, हसनैन अहमद शेख, स्कूल स्टाफ रानी बाथम, कोमल वर्मा, रीना चौहान, पूजा जाजौरिया, शाइमा शाह, सलमा शाह, सिमरन शेख, मुस्कान चौहान, राजेंद्र चौहान, आर्यन सिंह सोलंकी आदि मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन कक्षा 9वीं की छात्रा उमेरा बी और विशाल झारिया ने किया। आभार स्कूल संचालक फिरोज अहमद शेख ने माना। धारा तीनों के लिए जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। अगली पैरोडी के लिए मैं मंच पर कुमकुम, स्वाना, मदिया, कायनात चारों को बुलाना चाहूंगा। जल्द से जल्द मंच पर पधारें। लिए मैं तो अंकल में जा रहा हूँ। दीदार उनका होता है, कैसे कहूँ मैं ओ यारा, ये प्यार कैसे होता है। खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है। कैसे कहूँ मैं ओ यारा, ये प्यार कैसे होता है। पीछे है ताला, घुसू कहाँ से मसाला, की खिड़की खुली है, खिड़की के नीचे है नाला, खिड़की पे कोई खड़ा है, लैला का भीड़ा है, मजा उड़ाती है मेरी मोहब्बत कुछ मार के। ओ मेरी जान पर को मजनू बना कर, कहाँ जल्दी प्यार की फूंक बजा कर। मेरे भाग्य बिहारी लाल, तुम इतना मत करियो श्रृंगार, नजर लग जाए।
होता है ये आपको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। जिस क्षेत्र में उसकी रुचि है उस क्षेत्र में आपको उसको पुशअप करना चाहिए, ताकि जिस क्षेत्र में उसकी रुचि है उसमें वो तन मन लगाकर अपना काम कर सके, अपनी पढ़ाई कर सके। मुझे यहाँ पर आप सभी ने बुलाया, इसके लिए मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। पुनः जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद भाई साहब। हमारे भी गवर्नमेंट बॉयज स्कूल के जन शिक्षक नरेंद्र रघुवंशी सर स्टेज पर पधारे। आर्यन सर इनका स्वागत करें। फोटोग्राफर बना दिया। मैं आदरणीय नरेंद्र सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि वे हमारे बच्चों को आशीष वचन प्रदान करें। वेरी नाइस। तो आपने इतना अच्छा जो कार्यक्रम किया है तो उसके लिए मैं यहाँ के स्टाफ को, यहाँ के बच्चों को और यहाँ के पूरे जिन सहयोग किया, यहाँ के उपस्थित गणमान्य नागरिक और जो भी शिक्षकगण इस स्कूल के उन सभी को धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। सभी धन्यवाद के पात्र हैं। काफ़ी दिनों की मेहनत के बाद आपने प्रोग्राम किया है, तो आप बिल्कुल अपने जीवन में सफलता उन्नति हासिल करें और नई नई ऊंचाइयों को छुए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे बीच हमारे गर्ल्स स्कूल, मैं आदरणीय अशोक सर से निवेदन करता हूं कि हमारे बच्चों को आशीष वचन प्रदान करें। और समस्त स्टाफ और प्यारे बच्चों, आपके उत्साह को देख के लग रहा है कि प्रोग्राम बिल्कुल सफल रहा है ये। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप बच्चे, आपको जो जो अच्छा लगे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। जय हिंद, जय भारत। हमारे दोनों स्कूल का स्टाफ स्टेज पर आ जाए और अतिथिगण स्टेज पर आ जाए। एक फोटो समस्त स्टाफ, दोनों स्कूल का समस्त स्टाफ एवं अतिथिगण। हो गए डॉक्टर बनने का, लेकिन हमारे स्कूल के बच्चों की तमन्ना है जब से योगिता मैडम का उन्होंने कार्यकाल देखा, जिस हिसाब से योगिता मैडम नारी सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहती है, तो हमारे यहाँ की शिक्षकों को तो छोड़ो, 10-12 की बच्चियाँ भी बहुत मैडम से खुश है। और उन्होंने खुद ने मेरे से रिक्वेस्ट करी थी, सर अब क्या हमारे कार्यक्रम में आप योगिता मैडम को जरूर बुलाएं। मैंने उनकी बात रखी और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरी बहन योगिता बहन को, जो आई और हमारा इतना सम्मान बढ़ाया। मैं विद्यालय प्रबंधन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, पूरी पुलिस फोर्स की तरफ से कि आपने हमारे कार्य की इतनी प्रशंसा की। धन्यवाद सर, मैम। उसके बाद में हमारे देश के सबसे अच्छे क्षण टाइम जो जी रहे हैं आप लोग, जीवन में इतना खूबसूरत समय कभी भी नहीं आएगा जब आप मम्मी पापा की छांव में रहते हैं। इसके बाद ऐसा आपने देखा होगा ना, जब हम लोग घर में रहते हैं तो सब लोग सुरक्षित हैं, और जैसे ही घर के बाहर निकलेंगे तो हमें असुरक्षित की भावना आएगी। कैसे आएगी? क्योंकि सब कुछ बर्डन हमारे ऊपर होगा। डिसीजन मेकिंग किसके ऊपर हो जाएगी? हमारे ऊपर होगी। तो अभी जीवन में हमेशा मैं 3-4 चीज़ें आपसे बस, ज़्यादा मुझे पता है आप लोगों ने खूब डांस कर लिया होगा, थके होंगे सब लोग, भूख लगने लग गई होगी, प्यास भी लग रही होगी, पर कुछ टिप्स जो मैं एज अ पुलिस ऑफिसर, एज योर सीनियर, एज अ स्टूडेंट और एज अ गर्ल और एक अच्छे नागरिक के तौर से मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगी। तो सबसे पहले एक चीज़ है कि जैसे मैं फॉलो करती थी कि कभी भी हमें डिसीजन लेना है कि क्या सही है क्या गलत है, अगर कुछ डिसाइड करना है तो कैसे डिसाइड करेंगे हम लोग? कैसे डिसाइड करते हैं आप लोग? किसी के पास है कोई बात? कैसे डिसाइड करते हो कि कोई चीज़ सही है कि नहीं है? बताओ, कोई गर्ल बॉय कोई खड़े होकर मुझे बताएं, कैसे डिसाइड करते हैं हम लोग?
अब मैं बताती हूँ आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देती हूँ। अभी टाइम नहीं है उतना, नहीं तो मैं आपसे पूछती यहाँ बुलाती कि हमको अगर कुछ भी डिसाइड करना है कि कैसे कोई भी बात सही है कि गलत है, ये इसका अगर डिसीजन लेना है तो वो है, उसकी शॉर्ट ट्रिक है कि अगर हम वो बात मम्मी पापा को बताने की क्षमता रखते हैं तो वो बात सही है। अगर हम वो बात मम्मी पापा को बता नहीं पा रहे हैं कि मैं गई थी और वहाँ पर एक लड़की ने मुझसे बात करने की कोशिश की तो मैंने बात की या नहीं की, या लड़का गया कहीं और उन तीनों ने प्लानिंग की चल आज उसकी आज पिटाई करके आते हैं, यार बहुत उड़ता है वो, तो वो लड़के ने तीनों ने प्लानिंग कर ली। अब क्या होगा, वो पहले तो क्या एक जनरल बात थी, अब आगे की जाके समय में वो क्या हो जाएगा, एक बड़ा सा अपराध बन जाएगा। पहले क्या होता था, पहले चीज़ें छुप जाती थी और अब डिजिटल एज है। डिजिटल एज का मतलब क्या होता है, साइबर फुटप्रिंट्स। जैसे पहले के ज़माने में हम लोगों को साइबर फॉरेंसिक्स सिखाते थे, उसमें जैसे पैर के मार्क, हाथ के फिंगरप्रिंट, आइज़ के, सब चीज़ों के मार्क्स रहते थे, इवन बाल भी कलेक्ट किए जाते थे घटनास्थल से। और अब जो इन्वेस्टिगेशन होती है उसमें किसी भी कोई भी अगर हमको डेड बॉडी मिलती है तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं कि उसका मोबाइल लिया, उसकी सीडीआर निकलवा ली, उसकी पूरी चिट्ठा आपकी कुंडली निकल के आ जाती है उसमें से। और अभी हर चीज़ हम सोचते हैं हमने डिलीट कर दिया तो वो चला जाएगा क्या मोबाइल में से नहीं जाएगा। और जैसे अगर किसी का साथ दिया तो वो अपराध है, क्या है? साथ देना भी अपराध है, उसको उत्प्रेरित करना भी अपराध है। वहाँ इवन आप सोचो एक मर्डर केस में मैंने एक घटना देखी, उसमें एक मर्डर केस में क्या हुआ था, एक आदमी किसी ने मार दिया, कुछ भी घटना हुई थी, जो भी घटना हुई थी उसमें मार के उन्होंने छुपा दिया डेड बॉडी को। अब डेड बॉडी को जब छुपाया तो एक व्यक्ति को बोला कि यार ये एक बॉडी है, जानवर मर गया है। उसने बॉडी उसके अंदर रखी हुई थी, झोले बोरी के अंदर, एक वाइट कलर की बोरी होती है ना अपन लोग देखते हैं, तो वो बोरी के अंदर थी कि ये जानवर, एक बकरी की लाश है, उसको बॉडी को अपन को डिस्पोज करना है, ये सड़ चुका है, कुएं के अंदर से निकाली थी। अब वो जो एक आदमी था उसने बोला ठीक है, कहते तुम कितने रुपए दोगे, कहते बस रोड तक ले जाओ, उसको 200 रुपये दूंगा मैं तुमको। तो बढ़िया रखवा के ले गया। अब वो जो साइकिल वाला उसको लेके गया था, उसको आप माने कितने साल की सजा होती है? जो एक्चुअल मर्डर जो करता है उसको 14 साल की सजा होती है, मतलब मैक्सिमम 20 साल की है, उसके बाद 14 साल की उसको वो भोगता है। अब वो जो सिर्फ उसने साइकिल से वहां से उठा के उसने वहां छोड़ा था, मैंने प्रैक्टिकली उसको स्टडी किया है, उस आदमी को 4 साल की सजा हुई थी। बहुत बड़ा क्राइम था क्या? उसने कितना बड़ा क्राइम था उसका कि उसने उसकी मदद की। उसको क्यों की थी मदद? क्या था उसका पर्पस? 200 रुपये मिल जाएंगे, 200 रुपये से मैं क्या करूंगा, घर में आटा लाऊंगा, कुछ भी करूंगा 200 रुपये से। क्या उसका इंटेंशन गलत था? क्या जज साहब को ये बात नहीं समझ में आई? पर इंटेंशन नहीं देखा जाता। कभी भी आप किसी अपराध में भागी बनेंगे तो वो कभी भी नहीं देखेंगे कि आप किस खुशी में वहां खड़े थे, वहां गए थे। तो हमेशा क्लियर रखें। पहली चीज, अगर आप किसी चीज का साथ देते हो, गलत का साथ देते हो, वहां खड़े भी होते हैं तो क्या हो जाएगा, अपराध। खड़े होके देखना भी। अभी हमने एक केस किया था, उसमें क्या किया, एक इंटेंशनल केस था, दो बच्चों की घटना थी, उसमें दोनों ने घटनाक्रम किया, कुछ भी घटनाक्रम जो भी होता है वो घटनाक्रम हो गया। दूसरा बैठ के वो वहीं पर उसका रिश्तेदार था, वहां बैठ के चावल खा रहा था, उसको भूख लग रही थी। वो आया कहीं से, उसको भूख लग रही थी, वो दूसरे कमरे में बैठ के चावल खाया, वो चला गया। उसने बताया कि वो उस कमरे में वो भी था, उस कमरे में, साइड वाले कमरे में। अब उसको भी 3.5 साल की सजा हुई चावल खाने की। क्या वो चावल खाने की सजा थी क्या? तुम देखे उस अपराध को तो तुमको बताना चाहिए पुलिस को आके। समझ रहे? दोनों केसेस समझ में आए। अब तीसरा केस है, लाइफ में कुछ भी अभी से डिसाइड कर लो कि हमको स्कॉर्पियो खरीदनी है, हमको पुलिस बनना है, हमको एसडीएम बनना है, हमको एक बिजनेस खड़ा करना है, हमको हमारे मम्मी पापा को एक मोबाइल अपने पैसों से खरीद के देना है, हमारे मम्मी पापा को एक अच्छी सुखद जिंदगी देना है। कौन डिसाइड करेगा ये? आप लोग डिसाइड करेंगे। कब डिसाइड करेंगे ये? आज डिसाइड करेंगे। तो उसका रिजल्ट कब आएगा? कल के दिन आएगा, परसों के दिन नहीं आएगा, नेक्स्ट ईयर जब आप बड़े होंगे तब आएगा। क्या आपके डिसीजन, अच्छा बहुत सारे लोग देखा होगा कि कैसे अपराध करते हैं, आपने देखा है? मतलब उनके कर्मों से उनके मम्मी पापा दुखी रहते हैं हमेशा। भाई साहब बाहर निकले तो कुछ कांड करके आएंगे, घर वाले गाली बकेंगे घर आके। होता है ऐसा?